नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शहाणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित व्यंग अपनी पहचान सुना रही हूँ। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार दूसरों को देखकर उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। घर में आटा चुक गया था। दफ्तर से लौटने पर मनोहर को पहला हुक्म गेहूं पिसा लाने का मिला। 10 सेर गेहूं साफ करके एक गंदी सी टोकरी में रख दिए गए थे। यह काम करना ही पड़ेगा, सोच मनोहर ने एक गहरी सांस खींची। नया बीए किया था, यद्यपि शादी पहले हो चुकी थी। नई नौकरी आरंभ की थी और गृहस्थी का हिसाब भी नया ही था। पुराने गृहस्थ क्लर्कों का रंग ढंग मनोहर में अभी पूरी तरह उतर न पाया था। कभी तरकारी खरीदनी हो तो 3 आने के स्थान पर 11 पैसे में सेर भर खरीदकर भगीरथ वाली सफलता का हर्ष नहीं होता था। सिनेमा का शौक एकदम से न गया था। खुलेआम सिगरेट पीने की बजाय बीड़ी पीने और चपरासी से भी पहलवान छाप बंडल लाओ कहने की मुक्त अवस्था अभी न आई थी। डैम फूल, डलर्ड, इडियट आदि विशेषण सुनकर अब भी खून खौल उठता था। इस प्रकार अपनी थोड़ी तनख्वाह में किसी प्रकार मनोहर अपनी बीवी और दूध मुँहे बच्चे के साथ साथ अपनी बाबूगिरी को भी पाल रहा था। गंदे कपड़े पहनने वाले, बंद गले के कोट और गोल टोपी में आने वाले पुरानिया बाबुओं को वह शासन के सर्वथा अयोग्य समझता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 10 सेर गेहूं को देखकर उसे लगा मानो 10 दिशाएं उसके ऊपर चारों ओर से चिंता की धारा बरसा रही हैं। अन्नपूर्णा ने कह दिया था कि आटा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए गेहूं पिसाना ज़रूरी था। गेहूं लेकर रास्ते से निकलना है। अगर रास्ते में मिस्टर भारद्वाज मिल गए तो? कल इतवार है। सवेरे उन्होंने चाय पर बुलाया है। विश्वविद्यालय के पुराने साथी हैं, असिस्टेंट राशनिंग अफसर हो गए हैं, फिर भी मित्रता मानते हैं। ये गेहूं किसी मजदूर को भेजकर पिसा लिए जाएं, पर विश्वास योग्य मजदूर मिले कहाँ, और आटा चक्की भी कोसों दूर है। कोई मिला भी तो 8-10 आने से कम क्या लेगा। जितने की भगती नहीं उतने की खंजड़ी फूट जाएगी। फिर 10 सेर गेहूं के लिए मजदूर यह जानते ही अन्नपूर्णा का मितव्ययता पर भाषण कौन सुनेगा। एक तरकीब सूझी, गेहूं का वजन इतना कर लिया जाए कि मजदूर अनिवार्य हो जाए। बोला, यह रोज रोज का झंझट मुझे ठीक नहीं लगता। सब गेहूं निकाल लो, अभी पिसवा लाऊंगा। अन्नपूर्णा ने सीधी निगाहों से देखकर कहा, जाकर पिसा लाओ, आधे घंटे का काम है और गेहूं नहीं है। मजबूरी थी। बोला, बांध दो। अन्नपूर्णा ने एक मैले झोले में, जिसे पुराने साड़ियों के किनारों को जोड़ कर बनाया गया था, गेहूं भर दिए। कहा, ले जाओ। मनोहर ने झल्ला कर कहा, वह झोला मैं छूंगा भी नहीं। ओह, कितना गंदा है। अन्नपूर्णा ने वे गेहूं फिर टोकरी में डाल दिए। यह झोला हाथ में लटकाया जाने वाला था। कुछ दिन पहले जब लोग कुर्ता और मिर्जई पहनते थे, कंधे पर लटकाए जाने वाले 2 पेट के झोलों का चलन था। जब से कपड़ों में स्टार्च लगने लगा और क्रीज होने लगी, कोट पतलून का राज्य हुआ।
तब से कंधे या सर पर अपना सामान ले चलने की प्रक्रिया उठ गई। इन हाथ वाले झोलों का आदर बढ़ा। भाव यह था कि बोझा ढोते समय हम जितना ही बोझ को नग्न माने, उसी अनुपात में हमें भद्र माना जाएगा। अतः 20 सेर का सूटकेस बैग के रूप में हाथ में लटकाकर और बार बार पैर के घुटनों से उसे लड़ाकर लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, परंतु 3 सेर की पोटली कंधों पर नहीं रख सकते। खैर, दुर्भाग्यवश यह एक झोला ही था जो इतना गंदा निकला कि मनोहर उसे छू तक नहीं सकता था। उसने फिर कहा, क्या गेहूं पिसाने नहीं है जो लाट साहब की तरह रख लिए? कहते ही उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ कि लाट साहब को गेहूं टोकरी में डालने के बजाय कुल और ही महत्वपूर्ण काम करने के लिए रखा जाता है। धीरे से अन्नपूर्णा ने कहा, ले काहे में जाओगे? अपेक्षाकृत एक साफ धोती थी, उसे दोहरा कर उसमें गेहूं बांधे गए। एक छोटी सी पोटली बन गई। अब उसे बगल में दबाने पर जान पड़ा कि वह कमीज़ के सामने काफ़ी मैली पड़ती है। मनोहर ने घर पर पहनने वाली यानी मैली कमीज़ और उतनी ही मैली धोती पहन ली। चलते चलते कहा, मेरी सिल्क वाली कमीज़ के बटन टूट गए हैं, लगा देना। कल उसे ही पहनकर ARO साहब के यहाँ चाय पर जाना है। इतना कहकर बाहर आया। झुका झुका सड़क पर चलने लगा। 10 सेर गेहूं क्या लिए जा रहा था, मानो इतने ही गेहूं कहीं से चुराकर लोगों की निगाह बचाकर भागा जा रहा था। जो डर था वही सामने आया। बाबू श्यामनाथ भारद्वाज के भाई सामने से टहलते हुए आ रहे थे। मनोहर की बार बार इच्छा हुई कि ज़मीन फटे और वह उसमें समा जाए। शंका यह है कि यह इच्छा एक बार भी क्यों न हुई कि ज़मीन फटे और स्वयं बाबू श्यामनाथ उसमें समा जाए। समाधान यह है कि यदि ऐसा हो भी जाता तब भी मनोहर अपनी पोटली के साथ पृथ्वी की लज्जा का भार सहन करने के लिए रह ही जाता। पर ज़मीन इतनी सस्ती नहीं है कि इच्छा करते ही टके की पतंग की तरह फट जाए। बाबू श्यामनाथ सामने आ गए। वे शायद मनोहर को देखते भी नहीं, पर उसने सोचा कि यदि उन्होंने देख लिया तो समझेंगे कि वह इस हालत में मारे झेप के चुपचाप निकला जा रहा है। इस कारण यह सिद्ध करने के लिए कि अपना काम करने में वह जहाज़ पर कोयला झोंकने वाले प्रिंस ऑफ वेल्स ही सा महान और निर्लज्ज है, उसने पहले ही कहा, ओहो श्यामनाथ जी हैं, कहाँ? उनकी स्वाभाविक मुस्कान भी उसे व्यंग भरी जान पड़ी। उन्होंने पूछा, आप कहाँ? अरे साहब, ये गेहूं गले पड़ गए। अभी पिछले इतवार को वह लौंडा 25 सेर के करीब पिसा ले गया था। सब न जाने कहाँ चला गया। सोचा फिलहाल के लिए इतना पिसा लाऊं। भेज देना था किसी को। चलिए रतन दिखाएं। ऐसी पिक्चर आज तक नहीं बनी। अरे जनाब, रतन देखने की फुर्सत कहाँ है। कहते ही उसे लगा कि उसने पुराने बाबुओं वाली कोई बात कह दी है। चलते चलते श्यामनाथ जी कह गए, कल आइएगा अवश्य, मिस आहूजा भी शायद आवें। श्यामनाथ की आवाज़ उसे लगा उसमें कुछ रुखाई सी है। और मिस आहूजा? कहाँ 10 सेर गेहूँ और कहाँ वे, केवल रंग की समता है। बैसाख के सूरज की ढली रोशनी में चक्की के सामने रूखा दृश्य, आटे के कणों से भरी हुई हवा का स्पर्श, घर घर का घोर शब्द, मुंह खोलते ही खांसी लाने वाला रस, लोगों के पसीने की गंध, समस्त ज्ञानेंद्रियों को सुन्न करने वाला यह वातावरण उसे मिस आहूजा के बारे में रोमांटिक नहीं बना पाया। एक विचार मन में घुस गया था, वह कल सिल्क वाली कमीज पहनकर जाएगा ज़रूर, पर क्या श्यामनाथ जी उसका आज का रूप भूल सकेंगे? जब उसने बार बार चक्की वाले से आटा पीसने में जल्दी करने को कहा तो उसने अपने क्षेत्र में सुमान्य
युद्धोत्तर सभ्यता के नियम का पालन करते हुए कहा, जल्दी हो तो कहीं और जाओ, वे रहे तुम्हारे गेहूँ। झेप कर मनोहर एक कोने में खड़ा हो गया। वही प्रायः 45 साल का एक मैला सा आदमी खड़ा था। वह पाँवों तक कसा हुआ पाजामा पहने था। बदन पर कुर्ता था जो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा और कंधों पर फटा हुआ था। कुछ दाढ़ी बढ़ गई थी। गाल के गड्ढों और कनपटियों के ऊपर बालों में सफ़ेदी आ गई थी। आंखें डरावनी और फूली हुई लग रही थी। वह बीड़ी पी रहा था। उसने एक फूंक मनोहर की ओर फेंक कर पूछा, कहाँ काम करते हो? मनोहर को उससे बात करने में अपमान सा जान पड़ा। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब वह आगे बढ़ाया और मनोहर के मुंह में झांक कर अपना सवाल दोहराते हुए बोला, कहाँ काम करते हो? अनिच्छा के साथ मनोहर ने बताया, COD में। ठीक, मैं पहले ही जान गया था। कैसे? मनोहर ने घूरते हुए पूछा। उसने अपना सर जोकरों की भांति हिलाकर पास खड़े हुए अपने 2-3 साथियों से कहा, जो बहुत जल्दी मचाए तो जान लो कि वह 10 घंटा COD में मजदूरी करके आया है। पता नहीं इसमें क्या बात थी कि वे सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मनोहर कुपित नेत्रों से उसे देखता रहा। उसने पूछा, क्या पाते हो? मनोहर ने लापरवाही से कहा, मिल जाता है खाने भर को। उसने फिर अपना भयंकर सिर जोकरों जैसा हिलाया और अपने साथियों से बोला, अरे जान लो भाई लोगों, COD में भी एक आदमी खाने भर को पा जाता है। फिर उसने मनोहर से पूछा, क्यों जी, खाने भर को तो मिल जाता है, पहनने भर को भी मिलता है कि नहीं? मनोहर ने कुछ कहना चाहा, मुंह खोला, फिर चुप हो गया। उसने फिर पूछा, 1.5 रुपया रोज मिलता है? मनोहर ने कहा, मैं 3 रुपया रोज पाता हूँ, पर तुमसे मतलब? इस पर वह आदमी फिर अपने साथियों के साथ हंस पड़ा। मनोहर के मन में आया कि वह उनकी खोपड़ी तोड़ दे, पर परिस्थिति समझकर चुपचाप खड़ा रहा। हंसी रुकने पर उस आदमी ने कहा, मतलब तो मुझको कुछ नहीं है, तुम तो बाबू हो बाबू, तुम्हें 3 रुपया रोज मिलता है, मुझको तुमसे क्या मतलब? अब मनोहर ने ज़रा कड़ाई से कहा, देखो जी, मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वह अपने साथियों से बोला, इन्हें भला क्यों पसंद आएगा हमारा मजाक? ये ठहरे बाबू 3 रुपया रोज वाले, हम लोग ठहरे लट्ठ गवार मजदूर, हमारा मजाक इन्हें क्यों अच्छा लगेगा? अपने एक साथी से उसने पूछा, क्यों रे, तेरा लड़का भी तो एंट्रेंस में पढ़ता है? साथी ने कहा, जानते तो हो। यह आदमी कहने लगा, देख बे, उस छोकरे को एंट्रेंस न पास करा, नहीं तो वह भी बाबू बनकर अपने लोगों से अलग हो जाएगा। तनख्वाह मिलेगी साले को 70 रुपल्ली, पर समझेगा कि वह तुझसे 1000 गुना ऊंचा है। वह तेरी नकल न करेगा, वह नकल करेगा अफसरों की, सेठ साहूकारों की। इसी बाबू की तरह बात करने पर नाक भो चढ़ाएगा। वह भी भूल जाएगा कि उसकी जड़ कहाँ है। वे सब हंसते रहे। मनोहर ने पढ़े लिखे आदमी की तरह समझ लिया कि संधि करने में ही कल्याण है। बोला, क्या बात है जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम यह सब कहने लग गए? मनोहर की आवाज़ ही संधि पत्र था। उस पर उस आदमी ने भी हस्ताक्षर करने चाहे। वह नरमी से बोला, बात कुछ नहीं है बाबू, सिर्फ समझ का फेर है। तभी मेरे पहले सवाल करने पर तुम उसे अनसुना कर देते हो। तभी जेब खाली होने पर भी रेल में ऊंचे दर्जे का सफ़र करते हो, ताकि कहीं हमारे जिस्म की हवा, हमारी तंबाकू की गंध तुम्हें छू न जाए। तभी तुम उन जगहों में पहुंचने की कोशिश करते हो जहां तुम्हारा कोई नहीं है। इस बार लोग हंसे नहीं। चक्की की घर्राहट के बीच ड्राइवर की अशिष्ट आवाज़ सुन पड़ी, लो जी, गेहूँ पिस गए, निकालो 2.5 आने।
पैसे देकर हाथ में आटा लटकाकर वह बाहर आया। उस आदमी ने इस बार मनोहर की ओर नहीं देखा। वह बीड़ी सुलगाने में व्यस्त था। मनोहर को संदेह हुआ कि वह कुछ पढ़ा लिखा आदमी है, जानने योग्य है, पर हिचक के मारे वह चुपचाप चला आया। घर आकर आटा एक किनारे रख नहाने चल दिया। अन्नपूर्णा ने रोककर सिल्क की कमीज़ उसके हाथों में रख दी और पूछा, कुछ और ठीक करना है? एक पल वह अन्नपूर्णा के पीले और मुरझाए चेहरे की ओर देखता रहा। उसके बाद धुएं से धूमिल आंगन पर उसने निगाह डाली। नीचे अंधेरा था, पर 2 मंजिले के ऊपर मुंडेरों पर, जहां अधिक किराया देने वालों ही की पहुंच थी, सूरज पूरी तरह अभी डूबा न था। उसकी लाल रोशनी अब भी छतों पर फैल रही थी। उसने फिर अन्नपूर्णा के चेहरे की ओर देखा। ऐसा लगा कि वह चेहरा उसने बहुत दिन बाद देखा है। फीकी मुस्कान के साथ उसने एक उंगली अन्नपूर्णा की ठुड्डी पर आवेग के साथ फेरी और कहा, और कुछ नहीं ठीक करना। फिर तौलिया और साबुन ज़मीन पर रखकर कपड़ों का पुराना संदूक खोल उस कमीज़ को उसमें सबसे नीचे रख दिया। उसके बाद नहाने गया। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।